बीपी गिर रहा है, दोनों को ले लिया, भैया तू गिराएगा तो मैं उठाऊंगा, तू गिराएगा तो मैं उठाऊंगा, दोनों क्या होगा फिर बीच में रह जाएगा, बीपी मेंटेन रहेगा। ऐसा भी कर। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे हैप्पी रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करता हूँ आप सभी को डेडिकेटेड, जो कि मैंने पहले कहा था कि हम थ्योरिकल भी पार्ट लेके चलेंगे साथ में, प्रैक्टिकल अलग चलेगा, थ्योरिकल अलग चलेगा। तो उसी सीरीज में थ्योरिकल जो पार्ट आज रहने वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि आपके अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एमसीक्यू भी उसी में से निकलेंगे, और थ्योरिकल की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल डेली रूटीन में जो आप प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं तो उसमें उसी स्टेप बाय स्टेप चीजें सामने आएंगी। और वो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में डिटेल में और एक एक बारीकी से बात करते चलेंगे हम इस टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। इस बात का दावा है मेरा, प्रॉमिस करता हूं मैं आपको कि अगर आपने जरा सी भी ये वीडियो मिस की तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि वीडियो में एक एक टॉपिक, एक एक बात को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, शुरू करता हूं मैं आज की वीडियो का कंसेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जनरल एनेस्थीसिया क्या है। एक नॉर्मल में बात करूं कि एनेस्थीसिया की बात करूं तो एनेस्थीसिया क्या है? एनेस्थीसिया होती है कि फुल बॉडी अनकॉन्शियस, अगर पूरा आदमी बेहोश है तो एनेस्थीसिया कही जाएगी। अगर यहीं पे मैं बात करूं जनरल एनेस्थीसिया की, तो जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है? जनरल एनेस्थीसिया जो होती है दोस्तों, वो होती है अनकॉन्शियस ऑफ द बॉडी बट रिवर्सिबल। बट रिवर्सिबल क्यों बोला गया रिवर्सिबल? क्योंकि वो बेहोश तो करते हैं सम टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन उसको होश में भी लेकर आते हैं, तो इसलिए उसको रिवर्सिबल कहा गया। तो बात करेंगे हम जनरल एनेस्थीसिया की। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या है, बात करते हैं यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया की। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे आज हम दोस्तों। तो जनरल एनेस्थीसिया में मैं एक एक चीज और शुरू से स्टार्टिंग से बारीकी से कुछ मेन टॉपिक्स, कुछ मेन लाइन, उन सब के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, जनरल एनेस्थीसिया दो टाइप से दी जाती है। मैं आपको बताऊं, जनरल एनेस्थीसिया दो टाइप से दी जाती है। पहला कौन सा होता है? पहले की मैं बात करूं तब वो होता है इनहाइलेशनल रूट। पहला होता है इनहाइलेशनल रूट और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है दोस्तों इंट्रावेनस रूट। आप डायरी और पेन साथ में रखें, क्योंकि कुछ कुछ बातें लिखेंगे और कुछ कुछ बातों को डिटेल में समझेंगे। अब इंट्रावेनस की बात की जाए, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया की बात की जाए, या फिर इनहाइलेशनल रूट की बात की जाए, तो इनहाइलेशन रूट में क्या करते हैं? दो तरीके से इनहाइलेशन रूट को हम देते हैं। जैसे कि एक होता है गैस के रूप में। गैस में कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? अगर इनहाइलेशनल की बात की जाए तो गैस में हम यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस में यूज करते हैं। और वोलेटाइल एनेस्थेटिक की बात की जाए, अब मैं बात करता हूं इसी में वोलेटाइल एनेस्थेटिक की बात की जाए, वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट की बात की जाए, वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट की बात की जाए तो इसको हम दो तरीके से याद कर सकते हैं। क्या होते हैं वो? जैसे कि एक शॉर्ट ट्रिक में बताऊं आपको, शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो एक आप इस चीज से याद कर सकते हो। ये जो बात चल रही है इधर की चल रही है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो डिश के हिसाब से। डिश क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक है। डिश से अगर मैं बात करूं तो पहला डी से हम क्या ले लेंगे दोस्तों? डी से ले लेंगे हम यहाँ पे डैश फ्लोरिन। पहले पे डैश फ्लोरिन ले लेंगे। और आई से क्या लेंगे दोस्तों? आई से लेंगे हम आइसोफ्लोरिन। और एच से क्या लेंगे दोस्तों? एच से लेंगे हम सीवोफ्लोरिन। और एच से क्या लेंगे? एच से लेंगे दोस्तों हेलोथिन। अब ये देखो, वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट की मैं बात कर रहा था, तो वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट जो कि वेपोराइजर में लगाए जाते हैं, वो उनकी बात करेंगे हम। अब आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे? इंपॉर्टेंट बात ये भी कि थ्योरिकल पार्ट तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ भी लेके चलेंगे इस टॉपिक को। तो आपको अगर वेपोराइजर या डैश फ्लोरिन, ये जो हमारे इनहाइलेशनल एजेंट होते हैं, इसमें से क्या क्या सवाल आपके सामने आते हैं? जो कि अगर मैं बात करूं इंडक्शन एजेंट जो कि इनहाइलेशनल रूट से दिए जाते हैं,
तो वो डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, इससे आपके एग्जाम में क्या सवाल आ सकते हैं? इससे आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे दोस्तों वो आएंगे, पहले कई बार आपसे पूछा जाता है कि मैक बताओ, मैक, डेस्फ्लोरिन का मैक बताओ, जैसे कि एसआईसी के एग्जाम में भी आया गया है, एम्स के एग्जाम में भी आया गया है। अब मैक क्या होता है, पहले हमें मैक की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मैक होता है दोस्तों मिनिमल मिनिमम मिनिमम एल्वेओलरी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसकी फुल फॉर्म हो गई। क्लियर है? अब इनके मैक की बात करते हैं हम, पहले करें डेस्फ्लोरिन के मैक की। तो पहले कलर कोडिंग और मैक, इन दोनों के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। कलर कोडिंग क्या होती है? डेस्फ्लोरिन की कलर कोडिंग की मैं बात करूं तो क्या होती है? ब्लू, ब्लू कलर का होता है ये। और मैक कितना होता है इसका? मैक होता है 6%। मैक जो होता है वो होता है 6%। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि एक एक नंबर के सवाल आते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम एक वही जो मैंने कहा कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है उसी हिसाब से एक चीज को बारीकी से डिटेल में समझेंगे। डेस्फ्लोरिन क्या है? डेस्फ्लोरिन एक हमारा वेपोराइजर में लगाया जाता है, इनहाइलेशन एजेंट है। कलर क्या होता है इसका? ब्लू कलर होता है। मैक क्या होता है? मैक वैल्यू इसकी 6% होती है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं आगे। आइसोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन का कलर क्या होता है? यही बात करते हैं। कलर होता है पर्पल, पर्पल। और इसका मैक वैल्यू कितनी रहती है? मैक वैल्यू रहती है इसकी 1.17%। ये आइसोफ्लोरिन की है। एग्जाम में जरूरी नहीं है डेस्फ्लोरिन है या आइसोफ्लोरिन है, आपका हेलोथेन आ सकता है, सिवोफ्लोरिन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करते चलेंगे। अब बात करें सेवोफ्लोरिन की। अब सेवोफ्लोरिन क्या है? वही है, इनहाइलेशन एजेंट है। अब सेवोफ्लोरिन में हम बात करें तो इसका कलर क्या होता है? कलर होता है दोस्तों इसका येलो, येलो होता है। और इसका मैक वैल्यू कितनी होती है? मैक मतलब मिनिमम एल्वेओलरी कंसंट्रेशन कितना होती है? मैक वैल्यू की बात की जाए तो इसकी रहती है दोस्तों 2.05%, 2.05%। ये इसकी सेवोफ्लोरिन की मैक वैल्यू हो गई। कलर येलो हो गया। अब हेलोथिन की बात करें, हेलोथिन की, हेलोथिन की जो हेलोथिन के अगर मैं कलर की बात करूं, हेलोथिन का जो कलर रहता है दोस्तों वो रहता है रेड, रेड। और इसकी अगर मैक वैल्यू की बात की जाए तो इसकी मैक वैल्यू रहती है दोस्तों 0.74%, 0.74%। ये देखो सवाल गवर्नमेंट एग्जाम के हिसाब से अगर बात करें तो जो सवाल आपके एमसीक्यू बन के आते हैं जो कि वेरी, अगर मैं इनको बोलूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये दोस्तों, बीबीआईपी क्वेश्चन हैं जो कि हम इसी टॉपिक में इन सबको एक एक करके बारीकी से डिस्कस करते चलेंगे। डेस्फ्लोरिन कलर ब्लू, मैक वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों? 6%। सीओ आइसोफ्लोरिन की बात करें, आइसोफ्लोरिन का कलर कौन सा रहता है? पर्पल। मैक वैल्यू कितनी? 1.17%। सेवोफ्लोरिन येलो कलर का होता है, 2.05% मैक वैल्यू रहती है। और हेलोथिन की बात करें तो रेड कलर का होता है और मैक वैल्यू रहती है 0.74%। याद कर लेना, इंपोर्टेंट है ये जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे आप थ्योरिकल की बात कर ले या इस तरीके की बात कर ले। अब डिस का फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे इसके इंट्रावेनस रूट की। इंट्रावेनस रूट को हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे क्योंकि जरा सा टॉपिक नहीं है, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है टॉपिक। जितने भी मैं बात करूं, चाहे हमारे इंटर्न ओटी टेक्नीशियन है या फिर इंक्लूडिंग नर्सिंग ऑफिसर्स भी अगर इस टॉपिक को देख रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, उनके बेहद काम आएगा। क्योंकि आप अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करेंगे तो ऑपरेशन थिएटर में ये सारे सवाल, ये सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आती रहेंगी। क्योंकि आप जो भी सर्जिकल प्रोसीजर कराने के लिए जाओगे तो अगर जनरल एनेस्थीसिया की बात होगी तो ये सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। इसलिए मैंने ये प्लान किया है कि इस तरीके से टॉपिक को लेके चलेंगे कि आपको प्रैक्टिकल भी हेल्प करे और थ्योरिकल भी हेल्प करे, और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके हिसाब से भी हेल्प करे, क्योंकि ये सवाल उसमें भी आते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब इंट्रावेनस रूट की बात करेंगे। ये समझ आ गया। इनहाइलेशन रूट गैस के द्वारा दे सकते हैं। नाइट्रस गैस कौन सी रहती है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड। और वोलेटाइल, अगर वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट की बात करेंगे तो डेस्फ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, सेवोफ्लोरिन, इनको याद करने का तरीका डिस से डी बोले डेस्फ्लोरिन, आई से बोले आइसोफ्लोरिन, और एस से बोले सिवोफ्लोरिन, और एच से बोले हिलोथिन। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, आगे करते। नोट्स बना लो, लिख लो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कर दो अपने जितने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है हमेशा काम आएगा और हमेशा काम आएगा। प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, एग्जाम की बात करें, सब में आएगा ये।
तो शेयर कर देना दोस्तों। चलते आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, चलें आगे। अब देखो दो तरीके से, अब हमने इनहेलेशन के बारे में पढ़ लिया, अब बात करेंगे इंट्रावेनस अनेस्थेटिक एजेंट जो रहते हैं उनकी बात करेंगे और एक एक करके बारीकी से बात करेंगे दोस्तों। देखो कुछ डिवीजन होती है, एक प्री एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं जो कि शुरुआत में दिए जाते हैं, फिर इंट्राऑप एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं पहले प्री एनेस्थेटिक एजेंट की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और बेहद इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर ऑपरेशन थिएटर की बात करेंगे, जनरल अनेस्थीसिया की बात करेंगे, तो यहीं से इमेजिनेशन का पार्ट शुरू होता है। मान लो कि पेशेंट जब ऑपरेशन थिएटर में आता है तो क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, एज ए टेक्नीशियन, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, अगर ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें, ओटी टेक्नीशियन की, तो सबसे पहला काम क्या होता है, पेशेंट जब ओटी में आया, इमेजिनेशन करो पेशेंट ओटी में आया, क्या हुआ, पेशेंट को लिटाया गया, ऑपरेशन थिएटर टेबल पे लिटाया गया, उसके बाद क्या, उसको वाइटल्स लगाए गए, आप ईसीजी लगाओगे, बीपी लगाओगे, पल्स ऑक्स लगाओगे, सारे वाइटल्स, फ्लूइड कनेक्ट करोगे, सारी चीजें आप उसको प्रिपेयर करोगे। उसके बाद शुरू होता है पार्ट प्री एनेस्थेटिक एजेंट का। अब प्री एनेस्थेटिक एजेंट की मैं बात करूं, जैसे बात करें प्री एनेस्थेटिक एजेंट की बात करें, इसको इसको प्रॉपर तरीके से समझना आप, क्योंकि देखो सबसे पहले क्या देते हैं, अगर इसी की बात करें हम, सबसे पहले क्या देते हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए दवाई देते हैं। उसके बाद एंजाइटी और एमनीशिया बोल सकते हो आप, एमनीशिया को भी कम करने के लिए देते हैं, एमनीशिया को भी कम करने के लिए देते हैं। और एक एक करके बात करते चलूंगा मैं, लिखते रहो साथ में, नोट्स बनाते रहो, एंजाइटी, एमनीशिया और एनाल्जेसिया, एंटीमेटिक्स, और एंटासिड। अब इनके बारे में एक एक करके हम समझ लेते हैं कि भाई ये लिखे क्यों हैं और इनका मतलब क्या हुआ है और इनमें कौन सी दवाई देते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। अब बात करते हैं एंजाइटी की। एंजाइटी दोस्तों कि एंजाइटी ऐसी चीज होती है, मान लो कि अगर कोई मुझे ही खुद से बोले कि भैया आपका अभी सुबह ऑपरेशन होने वाला है, और जब मेरा ऑपरेशन के लिए जब मेरा माइंड सेट होगा तो क्या होगा, घबराहट होगी। घबराहट कैसे, कोई बोलेगा अरे चीरा लगेगा, कोई बोलेगा कुछ लगेगा, तो क्या होगा, डर की भावना दिमाग में आएगी, दिल में आएगी और वो भयभीत होगा, मरीज परेशान होगा, टेंशन होगी उसको। तो क्या होगा, टेंशन को कम करने के लिए, यानी कि एंजाइटी, घबराहट को कम करने के लिए एंटी एंजाइटी टाइप की ड्रग दी जाएंगी, एंटी एंजाइटी टाइप की ड्रग दी जाएंगी जो कि दोनों काम कवर करेंगी। पहले की बात करूं तो कौन सी दी जाएगी दोस्तों, वो दी जाएगी मिडाजुलम, दूसरी की बात करूं, दूसरी दी जाएगी एल्प्राजुलम, और तीसरी की बात करूं तो डायजापाम। ये तीन टाइप की दवाई, इनमें से कोई एक दवाई दे दी जाएगी एंजाइटी को कम करने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम एंजाइटी कम, एंजाइटी कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बाकी के वाइटल्स ना डगमगाएं। अगर घबरा रहा है तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, पल्स ऑफ टैकीकार्डिया होगा, ये सब होगा। तो जिस प्रोसीजर के लिए मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया है वही प्रोसीजर सही से नहीं होगा तो फिर क्या फायदा होगा उस चीज का। तो इसीलिए एंजाइटी को कम करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग दी जाती है, जिनमें मिडाजुलम में, एल्प्राजुलम में, डायजापाम में। एमनीशिया क्या है, कुछ समय के लिए दोस्तों, एमनीशिया क्या है, कुछ समय के लिए मरीज के दिमाग से शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, रिवर्सिबल मेमोरी लॉस, मतलब कुछ समय के लिए, जो कि ऑपरेशन थिएटर में जो एक्टिविटी हो रही है, बातचीतें हो रही हैं और जो प्रोसीजर हो रहा है उसके अंदर डर की भावनाएं, सारी चीजें, उन सबको कम करने के लिए, एमनीशिया को भी खत्म करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं। तो वही दवाइयां काम करती हैं। एमनीशिया का समझ आ गया, एंजाइटी का समझ आ गया। अब बात करते हैं एनाल्जेसिया का। एनाल्जेसिया क्या है, एनाल्जेसिया में जो दवाई दी जाती है दोस्तों, एनाल्जेसिया में जो दवाई दी जाती है वो दी जाती है आपकी ओपोइड दवाई दी जाती है। ओपोइड्स में कौन सी दवाई दे सकते हैं, ओपोइड में दो दवाई दे सकते हैं, फेंटानिल एंड मोरफिन। ये जो दवाई हैं ये नार्कोटिक कैटेगरी की दवाई हैं, इनका बेहद ध्यान रखा जाता है।
इनको अगर मैंने एक पहली वीडियो में भी बोला था कि जो नारकोटिक कैटेगरी की दवाइयाँ उनको डबल लॉकर में रखा जाता है, उनके स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होते हैं, प्रॉपर तरीके से इनकी निगरानी होती है। तो लेकिन अब हम बात करें एनाल्जेसिया की, तो एनाल्जेसिक ड्रग में अगर मैं फेंटानिल की बात करूँ तो क्या करते हैं, रिड्यूस पेन करते हैं, और जो एंजाइटी की, टेंशन की जो परेशानी में रहता है, हमारी टेंशन रहती है, उसको कुछ समय के लिए रिड्यूस करते हैं। और क्या करते हैं, प्री एनेस्थेटिक मतलब जो एनेस्थेटिक ड्रग आगे दी जाएंगी उनको भी ये सपोर्ट करते हैं उनके इफेक्ट को ज्यादा करने के लिए। ये पेन रिलीफ में भी काम करते हैं और टेंशन से भी पेशेंट को आराम मिलता है। क्लियर है। अब बात करते हैं एंटीएमेटिक्स। बात समझना, शुरू से मरीज कहाँ पे आया, ऑपरेशन थिएटर में आया, सारी चीजें कम कर रहे हैं। प्री एनेस्थेटिक एजेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये सब दवाइयां जो दे रहे हैं, आगे जब प्रोसीजर होगा, जो सर्जरी होगी, उसके दौरान कोई परेशानी ना हो, मरीज के वाइटल्स ना डगमगाएं, इसलिए सारी दवाइयां दी जा रही हैं। एंटीमेटिक्स क्या है, जब टेंशन में घबराएगा, जब घबराहट होती है, कई लोग घबरा के उनको टेकिकार्डिया होता है, किसी को ब्रेडिकार्डिया होता है, बीपी भी गिर जाता है, कई चीजें होती है, तो वॉमिट ना कर दे, उल्टी ना आ जाए, सिक्रेशंस ना बने, तो उसके लिए नोजिया वॉमिटिंग ना हो, नोजिया ना हो, तो उसके लिए कौन सी दवाई देते हैं दोस्तों, पेरिनोम दे सकते हैं। पेरिनोम दे सकते हैं। पेरिनोम का ये पेरिनोम क्या है, ये ब्रांड नेम है दोस्तों, पेरिनोम जो है ब्रांड नेम है। और जो दवाई का नाम है एक्चुअल में जो साल्ट नेम है वो है मेटोक्लोरपोमाइड, मेटोक्लोरपोमाइड। और कौन सी दवाई दे सकते हैं दोस्तों, और दे सकते हैं ऑनडेनसेट्रोन, ऑनडेनसेट्रोन। इसका जो कंपनी नेम है वो है एमसेट, ऑनडेनसेट्रोन साल्ट नेम है, मेटोक्लोरपोमाइड साल्ट नेम है, पेरिनोम कंपनी नेम है और एमसेट कंपनी नेम है। हम कंपनी नेम की बात नहीं करेंगे, हमें साल्ट नेम से ज्यादा याद करनी है दवाई, क्योंकि कंपनी नेम चेंज हो सकता है लेकिन साल्ट नेम नहीं चेंज होगा। मेटोक्लोरपोमाइड, पेरिनोम, नोजिया के लिए या वॉमिटिंग के लिए वो एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सी दवाई देनी, तो इसलिए अब यहीं पे एंटासिड, एंटासिड की भी दवाई देंगे। एंटासिड क्या, जब पेशेंट टेंशन में होता है, घबराता है, तो क्या होता है, गैस की समस्या हो सकती है, इन सब चीजों की समस्या हो सकती है, तो उसको कम करने के लिए क्या है, एंटासिड टाइप की दवाई दी जाएंगी। कौन सी होगी दोस्तों, वो होगी रेनिटिडिन, रेनिटिडिन, जिसको आप कंपनी के नाम से बात करें तो रेंटेक के नाम से भी जानते हो। क्लियर है। और इसी में एक और दवाई दी जाती है जिनको बोला जाता है एंटीसियाल गूगस। इसमें कौन सी दवाई देते हैं दोस्तों, इसमें देते हैं ग्लाइकोपाइलोलेट, ग्लाइकोपाइलोलेट। ये हो गए प्री एनेस्थेटिक एजेंट, समझ में आया। पेशेंट की घबराहट, टेंशन, वोमिटिंग, गैसेस या सिक्रेशंस मुंह में, जो एंटीसियाल गूगस ग्लाइकोपाइलेट क्या करता है, जो सिक्रेशंस बनते हैं, हल्का सा टेकी भी करता है साथ में, तो उन सबको कम करने के लिए प्री एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं, जिसमें कि ये टाइप की दवाइयां। अब इनमें एक बात करें तो कॉमन बात करें तो इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है और इसमें भी ये है। आप इनको इस तरीके से याद कर सकते हो, एंजाइटी, एमनीसिया, एनर्जीसिया, एंटीमेटिक्स, एंटासिड, एंटीसियाल गूगस, इन तरीके से भी याद कर सकते हो। क्लियर हुआ। चलें आगे, प्री एनेस्थेटिक एजेंट समझ में आए, अगली बात करते हैं अब इसमें। अब जब ये सारी दवाइयां दे दी, प्री एनेस्थेटिक एजेंट दे दिया, अब सारी दवाइयां आपने इंट्राऑप की बात चल रही है, तो मरीज को सारी ये दवाइयां दे दी, इनमें से जो भी दवाई एक्सपर्ट को सही लगेंगी वो दवाइयां दे दी, फिर अकॉर्डिंग द पेशेंट कंडीशन। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट को ऑक्सीजनेट करते हैं। दूसरे स्टेप की अगर मैं इनको स्टेप में लेके चले हम, एक एक तरीके से आप इमेजिनेशन करो, पहले पेशेंट आया था, वाइटल्स लगाए, सारी चीजें लगाई, टेबल पर लेट गया, फ्लूइड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ है कि डॉक्टर्स ने, हमारे जो एनेस्थेटिक है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, उन्होंने देखा, पेशेंट की फाइल पढ़ी, सारी चीजें देखी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्री एनेस्थेटिक एजेंट देने शुरू करे, जिसमें से वो फेंटानिल दे सकते हैं, मिडाजोलम दे सकते हैं, ग्लाइकोपाइलेट दे सकते हैं। ये सारी जो ड्रग्स जो मैंने भी आपके सामने बताई, इनमें से वो दे सकते हैं अकॉर्डिंग द पेशेंट सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग द पेशेंट डिसीज। क्लियर है। आगे बढ़े। अब क्या होगा, ये दवाई देने के बाद पेशेंट को ऑक्सीजनेट करेंगे। दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं, पहला आता था आपका प्री एनेस्थेटिक एजेंट, दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरे में क्या करेंगे, पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे। प्री ऑक्सीजनेशन, प्री ऑक्सीजनेशन दोस्तों कितनी देर के लिए करेंगे, 3 मिनट के लिए करेंगे। अगर हम बात करें प्री ऑक्सीजनेशन कितनी देर के लिए करेंगे, तो वो करेंगे 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए करेंगे हम, 3 मिनट के लिए करेंगे। और क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन के साथ करेंगे।
100% ऑक्सीजन के साथ करेंगे, उसको 3 मिनट ऑक्सीजनेट करेंगे। क्लियर होगा। इसी के बाद ये सब प्रोसीजर चलता रहेगा, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अगला जो स्टेप आएगा हम क्या करेंगे, मीन्स कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है, और जो अनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या देते हैं अगले स्टेप की बात करें तो। अगला स्टेप अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, आप कंडीशन समझ रहे हैं। प्री एनेस्थेटिक एजेंट दे दिए हैं, ऑक्सीजन लगा प्री ऑक्सीजनेट कर रहे हैं पेशेंट को, मास्क लगा के 3 मिनट के लिए 100% ऑक्सीजन के साथ। तो तीसरा स्टेप आएगा आपका इंडक्शन इंडक्शन एजेंट। इंडक्शन एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्शन एजेंट, इसके बारे में बात करते हैं। इंडक्शन एजेंट क्या है, इंडक्शन एजेंट को अगर मैं बात करूं तो इसको दो पार्टों में या दो डिविजन इसकी की हुई हैं, जिसमें कि अगर मैं पहली की बात करूं तो वो होती है दोस्तों आपकी बारबिचुरेट। बारबिचुरेट, और दूसरे की बात करूं तो दूसरी होती है दोस्तों नॉन बारबिचुरेट। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, क्योंकि ये एक एक चीज को बारीकी से हम बात करते चल रहे हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल की बात करें या फिर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, बेहद इंपॉर्टेंट है। सारी ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल स्किप ना करें और शेयर कर दें वीडियो को साथ के साथ। तो ठीक है दोस्तों, बारबिचुरेट में क्या आती है, बारबिचुरेट की अगर मैं बात करूं तो बारबिचुरेट में जो ड्रग्स आती है दोस्तों, अगर इंडक्शन एजेंट की बात करें दो पार्टों में बटे हुए हैं। कौन कौन से, एक बारबिचुरेट होता है, एक नॉन बारबिचुरेट होता है। अगर मैं बारबिचुरेट की बात करूं तो बारबिचुरेट में जो दवाई आती है वो आती है दोस्तों आपकी थायोपेंटोन। थायोपेंटोन। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है मेथोक्सीटोन। मेथोक्सीटोन, आजकल मेथोक्सीटोन का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो होता है आजकल थायोपेंटोन का। थायोपेंटोन क्या है, पाउडर में होती है, इसको डाइल्यूट करके बनाया जाता है। थायोपेंटोन जो ड्रग्स होती है। बारबिचुरेट की बात होगी, थायोपेंटोन। अब बात करें इसी में नॉन बारबिचुरेट की, तो नॉन बारबिचुरेट में कौन सी दवाइयां आती हैं दोस्तों, नॉन बारबिचुरेट में जो दवाई आती है वो आती है आपकी प्रोपोफोल। प्रोपोफोल से तो समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, इससे पूछे जाते हैं, और प्रोपोफोल बहुत अच्छी दवाई है। प्रोपोफोल, किटामाइन और इटोमिडेट। इटोमिडेट, ये तीन दवाई इधर होगी, थायोपेंटोन इधर हो गया। लोग बोलते हैं, मतलब बुक में लिखा हुआ है, ये शॉर्ट एक्टिंग में ज्यादा काम करता है, ये लॉन्ग एक्टिंग में यानी इंटरमीडिएट एक्टिंग में भी काम करते हैं। इसको मैं 100% सही नहीं मानता हूँ, मतलब मैं नहीं मानता हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि वर्क तो सेम है, लेकिन कंडीशन और पेशेंट की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इनको किसी के कोई कार्डियक में ज़्यादा बेस्ट है कोई ड्रग इनमें से, कोई अगर यूरोलॉजी का पेशेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ज़्यादा बेस्ट है। ये अलग अलग रहती है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कौन से पेशेंट में कौन सी दवाई देती है, लेकिन मैं आपको कैटेगरीज और ओवरऑल ये बताता हुआ चल रहा हूँ। अब बात करें प्रोपोफोल की, प्रोपोफोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोपोफोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। प्रोपोफोल क्या है, पहले नंबर हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोफोल है क्या, प्रोपोफोल कैसे बना हुआ है। प्रोपोफोल क्या होता है दोस्तों, मिल्की व्हाइट सोल्यूशन होता है, यानी सफेद कलर का ये दिखता है। क्लियर है, सफेद कलर का दिखता है। क्या होता है जो ये सफेद कलर का दिखता है, इसके अंदर जो, ये पहली मैं बात करूं तो मिल्की व्हाइट सोल्यूशन होता है। क्लियर है, मिल्की व्हाइट सोल्यूशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एग होता है, एग होता है, लेसिथिन होती है, लेसिथिन होती है, और क्या होता है, एग, लेसिथिन एंड सोयाबीन ऑयल होता है। सोयाबीन ऑयल होता है और क्या होती है इसमें दोस्तों, और होती है इसमें ग्लिसरीन। इन सबसे मिलकर ये बना होता है मिल्की व्हाइट सोल्यूशन प्रोपोफोल का। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। एग, लेसिथिन, ग्लिसरॉल एंड सोयाबीन ऑयल से मिलकर बना होता है, और क्या करता है, इससे आपके इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जाता है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, खुद के अपने इंटरव्यू की बात करूं, जब मैं 2011-12 की बात करूं, जब मैं अपना पास आउट होने के बाद जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था प्राइवेट सेंटर की मैं बात करूं शुरुआत में, तो वहां पे कई बार एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने मुझसे पूछा था कि बेटा प्रोपोल जब देते हैं, प्रोपोल देते समय जब आप आईवी प्रोपोल दे रहे हैं पेशेंट को, तो पेशेंट कहता है दर्द हो रहा है हाथ में, वो दर्द क्यों होता है, बाकी की दवाई के साथ तो नहीं होता है। बहुत अच्छा सवाल था, मैं पहले कंफ्यूज हुआ, लेकिन मैं एक्चुअली प्रोपोल मेरा फेवरेट ड्रग रही है, तो मैं किताब से भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ता था।
पहले से ही, मतलब ये जो ड्रग्स है ना, इनको एक तरीके से अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने, तो मैंने एकदम अच्छे से, मतलब मैं कह सकता हूँ, बाकी तो आप लोगों का ओपिनियन है कि अगर सही पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ वो एक अलग बात है, उस पर नहीं बात करते हम। प्रोपोल क्या था, जब उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा, मैंने उनको बड़ा ही आसानी से सवाल का जवाब दे दिया, सर क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सोयाबीन ऑयल होता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, सोयाबीन ऑयल होता है, जिसकी वजह से ये दर्द करता है। ऑयल की वजह से, जिस ड्रग्स के अंदर ऑयल होगा, सोयाबीन ऑयल की बात करें, लेकिन अगर ऑयल की भी बात की जाए, जिस दवाई के कंसंट्रेशन में ऑयल होगा तो वो पेशेंट को पेन करेगी, पेशेंट को पेन करेगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब उन्होंने बोला कि पेन करती है, क्यों करती है, मैंने बोला जी सर सोयाबीन ऑयल की वजह से पेन करती है। बोले तो उसको कम करने के लिए क्या करें, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जब प्रोपोल को देंगे तो इसमें 1 ml या जो भी आपकी ड्रग बना रहे हो आप, 10 mg ईच ml होती है ड्रग की जो दवाई होती है प्रोपोल की, तो इसके अंदर आप 1 ml जाइलोकार्ड जरूर मिलाएं। हमने बोला सर हम 1 ml जाइलोकार्ड इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट को देते समय दर्द नहीं होगा। बोले वेरी गुड। मतलब इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपके सामने बैठे हुए हैं वो सवाल को सवाल के तरीके से पूछ सकते हैं। तो आप याद रखें, इन छोटी छोटी बातों को याद करें। गवर्नमेंट एग्जाम की बात करोगे तो उसमें भी इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, इंटर्न पे रहोगे, पढ़ाई करने के बाद जब देने जाओगे, तब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बड़े सिंपल से और प्यारे सवाल होते हैं, तो इसलिए बिल्कुल मिस ना करें, इनको या दिमाग में बिठा लें। तो जाइलोकार्ड मिला के देते हैं, क्योंकि पेन करती है इसलिए जाइलोकार्ड मिला के देते हैं। और क्या करती है दोस्तों, ये करती है आपकी ड्रग्स हाइपोटेंशन करती है, हाइपोटेंशन करती है और ब्रेडिकार्डिया करती है, ब्रेडिकार्डिया करती है। हाइपोटेंशन बीपी गिराती है, ब्रेडिकार्डिया मतलब पल्स गिराती है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, डोज कितना होता है नॉर्मली, 1.5 mg टू 2.5 mg बोल सकते हैं। वैसे 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से भी बोला जाता है, लेकिन 1.5 mg से 2.5 mg भी बोल सकते हो। अगर एग्जाम में इस तरीके से आता है, टू ऑप्शंस पे जाना है। प्रोपोल का डोज पूछा जाए, वैसे डोज पूछते नहीं है नॉर्मली, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। बाकी तो अनेस्थेसियोलॉजिस्ट पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डोज क्लियर करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो बुक में है वो 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है। क्लियर है दोस्तों, प्रोपोल हो गया। और क्या सवाल आता है, और सवाल आता है कि इंट्रावेनस अनेस्थेटिक एजेंट में डे केयर सर्जरी में कौन सा बेस्ट रहता है, सुटेबल ऑफ ड्रग में पूछा जाता है। तो उसमें भी आप राइट आंसर क्या करेंगे दोस्तों, हमारा प्यारा प्रोपोफोल, प्रोपोफोल ही उसका नाम आप राइट करेंगे, क्योंकि डे केयर सर्जरी में सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है और शॉर्ट ही इसकी ड्यूरेशन रहती है, निकल भी जल्दी जाता है। और आपके दिमाग, और आपसे बेसिक जानकारी के लिए मैं बता दूं, और इसकी जो रहती है 6 आवर्स से ज़्यादा इसको ओपन नहीं रख सकते। एक बार आपने बाइल ओपन करनी है तो 6 आवर्स के बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है, ये भी याद रखना। होगी बेसिक बेसिक जानकारी होगी इसके बारे में, प्रोपोल के बारे में। अब बात करें केटामाइन की। केटामाइन से जो सवाल पूछा जाता है मोस्टली, केटामाइन से जो एग्जाम में पूछा जाता सवाल है, या आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जो आता है वो आता है कि केटामाइन, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपके, तीनों चारों ऑप्शन आ जाएंगे, थायोपेंटोन आ जाएगा, प्रोपोल आ जाएगा, केटामाइन आएगा, एटोमिडेट आएगा, और सवाल बन के आएगा उसके। ये तो ऑप्शन हो गए, सवाल आएगा इनमें से डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है। क्या पूछा जाएगा, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा आपसे। एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा है, तो दोस्तों डिसोसिएटिव की जहां पे बात होगी तो वो हमारा क्या है, केटामाइन है साथियों, केटामाइन है। अगर डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया की बात की जाएगी तो क्या करता है, डिसोसिएटिव मतलब हालुसिनेशन। पेशेंट को क्या है, केटामाइन देने के बाद पेशेंट फील करता है कि वो अलग दुनिया में आ गया, मतलब ऐसा केटामाइन के बारे में बोला गया। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक, मैंने प्रैक्टिकल यूज नहीं किया इसलिए मुझे प्रैक्टिकल का नहीं पता, लेकिन जो पेशेंट को यूज करते हैं उसके बाद उनसे पूछते हैं तो यही जवाब सुनने में आता है कि हालुसिनेशन करता है। हालुसिनेशन मतलब अच्छे ड्रीम आ सकते हैं उसको, या बुरे भी ड्रीम आ सकते हैं, दोनों तरीके से होता है। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया की बात करें तो केटामाइन पे आपने राइट करना है। क्लियर है। इटोमिडेट, वही बारबिचुरेट की बात है, नॉन बारबिचुरेट की बात है। इटोमिडेट 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसी तरीके से ये भी क्या करता है, हाँ अगर केटामाइन की मैं बात करूं, केटामाइन क्या करता है दोस्तों, केटामाइन करता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन करता है। देखो प्रोपोल क्या कर रहा था दोस्तों, वो कर रहा था हाइपोटेंशन, और केटामाइन क्या कर रहा है, हाइपरटेंशन। दोनों को देखो,
हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, वो बीपी गिरा रहा था, ये बीपी उठा रहा है। प्रोपोल बीपी गिरा रहा था, केटामाइन बीपी बढ़ा रहा है। दोनों को समझे आप। लेकिन कई बार प्रैक्टिकली मैंने एक ऐसा खुद देखा, लेकिन मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसा देखा गया है या कुछ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऐसा भी कर लेते हैं। कई बार पेशेंट का अगर बीपी मेंटेन नहीं हो रहा, कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बुक में लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकली लोग ऐसा कर लेते हैं। और इसकी कोई मैं ये श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा भी आगे कोई करेगा या नहीं करेगा, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। जब अगर ऐसी सिचुएशन आए कि बीपी गिर रहा है और उठ रहा है, लेकिन बीच में मेंटेन नहीं हो रहा है, एक रीडिंग नहीं आ रही, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कई बार ऐसा भी कर लेते हैं, एक दवाई का मिक्सचर बना लेते हैं जिसको बोलते हैं केटोफोल। केटोफोल, केटोफोल में क्या है, केटो मतलब केटामाइन ले लिया, फोल मतलब प्रोपोफोल ले लिया और केटामाइन ले लिया। इन दोनों को मिक्स करके भी कई बार इंडक्शन एजेंट में दवाई दे सकते हैं, मतलब गारंटी श्योरिटी नहीं। लोग ये ड्रग्स का मामला है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि उनको इस तरीके से करना है कि अकॉर्डिंग द पेशेंट सिचुएशन एंड पेशेंट डिसीज। क्लियर है। ऐसा भी कि बीपी गिर रहा है, दोनों को ले लिया, भैया तू गिराएगा तो मैं उठाऊंगा, तू गिराएगा तो मैं उठाऊंगा, दोनों क्या होगा फिर बीच में रह जाएगा, बीपी मेंटेन रहेगा। ऐसा भी करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलें आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे 3 स्टेप हो गए, इंडक्शन एजेंट हो गया, इनको एकदम प्रॉपर तरीके से याद करते रहना। अब क्या था, इंडक्शन एजेंट हो गया, तो चौथा क्या आएगा आपका दोस्तों, चौथा आएगा आपका मसल्स, मसल्स रिलैक्सेंट। मसल्स रिलैक्सेंट आएंगे दोस्तों। अब मसल्स रिलैक्सेंट में बात करें तो मसल्स रिलैक्सेंट भी इसी तरीके से बटे हुए 2 पार्टों में, मतलब उनको डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है, डिपोलराइजिंग, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। नॉन डिपोलराइजिंग, ये इस तरीके से बटे हुए हैं 2 तरीके से। अब इनमें मैं बात करूं तो क्या होता है, एक होती है आपकी सुक्सामिथोनियम, इसकी ड्रग्स की मैं बात करूं तो सुक्सामिथोनियम, सुक्सामिथोनियम। अब सुक्सामिथोनियम क्या है दोस्तों, सुक्सामिथोनियम, इसका जो ब्रांड नेम आप ज्यादातर जानते होंगे वो है स्कोलिन। स्कोलिन, स्कोलिन का इस्तेमाल, ये मसल्स रिलैक्सेंट की बात करें दोस्तों, मसल्स रिलैक्सेंट क्यों देते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है, इंडक्शन एजेंट ने अनकॉन्शियसनेस तो कर दी, लेकिन मसल्स को रिलैक्स नहीं किया, तो मसल्स रिलैक्सेंट क्या है, मसल्स को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि जो मूवमेंट होते हैं बॉडी के उनको स्थिर कर देते हैं कुछ समय के लिए, रिवर्सिबल होते हैं, दवाई भी होती है इनकी, तो इस तरीके जो रिवर्स करने के लिए और रिवर्सिबल होते हैं। तो डिपोलराइजिंग में सुक्सामिथोनियम की बात करें तो स्कोलिन की बात करें, स्कोलिन क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। क्या है दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है ये। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं इसका, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, आरएसआई में। ये सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में और आए भी हैं। आरएसआई मतलब रैपिड सीक्वेंस, रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन, रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि इमरजेंसी कंडीशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्कोलिन का। क्लियर हो गया, मसल रिलैक्सेंट में इमरजेंसी कंडीशन में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग्स है वो है स्कोलिन यानी सुक्सामिथोनियम, और इसको बोलते हैं सक्सिनाकोलिन। क्लियर है। बात करें नॉन डिपोलराइजिंग की, नॉन डिपोलराइजिंग में आपने सभी ने देखे होंगे, नहीं तो पढ़ भी रखे होंगे। पहले मैं बात करूं तो वो होती है एट्राकोरियम, एट्राकोरियम, वैकुरोनियम, वैकुरोनियम और रोकुरोनियम। और भी होती हैं पेबुलोन और इस तरीके से भी होती है, लेकिन जो बेसिक और जो मेन दवाइयां ज्यादातर इस्तेमाल में होती है, रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में बात करें, एट्राकोरियम, वैकुरोनियम और रोकुरोनियम, ये 3 दवाइयां, इनका नॉन डिपोलराइजिंग में इनकी बात करते हैं। इंटूबेशन इंडक्शन के टाइम पे इनका स्कोलिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेंटेन जब बाद में करते हैं तो एट्राकोरियम या वैकुरोनियम से भी कर सकते हैं। और अगर हम आईसीयू की बात करें तो इन ड्रग्स का इन्फ्यूजन भी चलता है।
पेशेंट के लिए, इन्फ्यूजन भी चलता है। डोज अलग अलग हो जाता है, जैसे एट्रा की बात करें, एट्राकोरियम की बात करें, 10 mg ईच ml दवाई की मात्रा होती है इसके एम्पुल के अंदर, क्लियर है। वेक्रोनियम की 1 mg ईच ml रहती है, 1 mg 1 ml के अंदर इसकी दवाई की मात्रा रहती है। वेक्रोनियम की रोकोरोनियम की बात करें तो उसकी भी 10 mg रहती है, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, समझ में आ गया। डिपोलराइजिंग, नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग में कौन सी आती है? सक्सामिथोनियम यानी कि सक्सिनाकोलिन, और उसका जो साल्ट ब्रांड नेम है वो बोला जाता है एस्कोलिन। और नॉन डिपोलराइजिंग की बात करें तो एट्राकोरियम, बेक्रोनियम और रोकोरोनियम, क्लियर हो गया। अगले स्टेप पे चलें, चीजें समझ आ रही हैं, जैसे जैसे पेशेंट अंदर आ रहा है चीजें समझ आनी चाहिए। आपका 5वां स्टेप वो है इंटूबेशन। इंटूबेशन में क्या करेंगे? इंटूबेशन ना बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एज ए टेक्नोलॉजिस्ट की मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपको डांट पड़ जाएगी इंटूबेशन के टाइम पे, क्योंकि इंटूबेशन कई बार नॉर्मल इंटूबेशन रहता है और कई बार डिफिकल्ट इंटूबेशन भी बन जाता है। तो डिफिकल्ट इंटूबेशन में अगर आपकी प्रिपरेशन अधूरी है तो आपको डांट पड़ेगी, और 110% डांट पड़ेगी। तो इसलिए इंटूबेशन को आप प्रॉपर तरीके से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से याद करो। इंटूबेशन को मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बना रखी है इसकी इंटूबेशन के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये चलो इस क्लास का ही होमवर्क रहा आपके लिए। आप मुझे कमेंट में बताना कि इंटूबेशन में हम क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे। तो अभी मैं शॉर्ट एक चीज़ बता देता हूँ, बस ईटी ट्यूब बता देता हूँ कि इसमें क्या करेंगे। ईटी ट्यूब हम प्रिपेयर करके दे देंगे, लेरिंगोस्कोप प्रिपेयर करके दे देंगे और इंटूबेशन करवा देंगे। इंटूबेशन के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, और ये मैं उम्मीद करूंगा आप कमेंट में बताएंगे इंटूबेशन में और क्या क्या रखना चाहिए इंटूबेशन ट्रॉली के अंदर प्रिपेयर करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आप बताएंगे, अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, कमेंट में बताना, अगली वीडियो में इंटूबेशन के ऊपर लाएंगे और इसी तरीके से डिटेल में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्लियर है। चलें आगे। 5वां हो गया। छठा क्या हो गया? छठा आप इंपॉर्टेंट है, इंटूबेशन हो गया, पेशेंट को इंटूबेट कर दिया, सारी चीजें हो गई स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्या हुआ, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने कह दिया सर्जन को कि आप डॉक्टर साहब अब आप ऑपरेट कर सकते हैं, जो भी प्रोसीजर करना है आप उसको कर सकते हैं, क्लियर है। अब क्या हो गया, अब जब वो ऑपरेट करने लग गए, शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एनेस्थीसिया मेंटेन। ये सब तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, लेकिन इसके बाद करेंगे हम एनेस्थीसिया को मेंटेन। जो हमने सारी चीजें की हैं उनको मेंटेन करके रखेंगे, चाहे सर्जरी 2 घंटे की चले, 3 घंटे की चले, 4 घंटे की चले या फिर 1 घंटे की चले, उस दौरान मेंटेन करके चलनी है। तो अगला स्टेप क्या आएगा हमारा, वो आएगा एनेस्थीसिया मेंटेन का। एनेस्थीसिया मेंटेन का अगला स्टेप क्या है दोस्तों, एनेस्थीसिया मेंटेन का। एनेस्थीसिया मेंटेन को 2 तरीके से कर सकते हैं, इनहेलेशनल से भी कर सकते हैं, प्लस मसल्स रिलैक्सेंट से भी कर सकते हैं। इन दोनों को मिला के एनेस्थीसिया को मेंटेन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं इनहेलेशनल की बात करूं तो इनहेलेशनल में क्या करते हैं, गैसेस की मैं बात करूं तो गैसेस की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो गैसेस का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम नॉर्मली 66% नाइट्रस ऑक्साइड और 33% ऑक्सीजन और 1% जो रहता है दोस्तों वो रहता है आपके वोलेटाइल अनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है, वोलेटाइल अनेस्थेटिक एजेंट। इन सबको मिक्स करके हम एनेस्थीसिया को मेंटेन करते हैं। और वही मैं बात करूं मसल्स रिलैक्सेंट की, तो वही आपका दोस्तों हो गया एट्राकोरियम, रोकोरोनियम, वेकोरोनियम। इनको भी मिला के मिक्स करके इसको एनेस्थीसिया को मेंटेन किया जाता है, क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसी में अगले स्टेप की। ये इंपॉर्टेंट चीजें इनको याद कर लेना, नोटबुक में लिख लेना साथ के साथ। अगला स्टेप जो आएगा दोस्तों वो आएगा आपका, ये सारी चीजें होगी तो फिर क्या होगा, जब सर्जरी डन हो जाएगी, जब सर्जन कह देंगे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को जी हम आप ओके हो गया, सर्जरी डन हो गई, प्रोसीजर डन हो गया, अब आप पेशेंट को आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ का इधर उधर पेशेंट को नहीं हिलाना है, वो कहते हैं हमारी तरफ से डन है, आप पेशेंट को आप होश में ला सकते हैं, यानी कि उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अगला स्टेप आएगा दोस्तों वो आएगा रिवर्सल में सबसे पहले, रिवर्सल में नॉर्मली रिवर्स करने से पहले एमसेट दे दिया जाता है,
ऑन्डेनसेट्रोन दे दिया जाता है। क्यों देते हैं? क्योंकि वॉमिट ना कर जाए, एस्पिरेट ना कर जाए, पेशेंट वॉमिट ना करता, उसको बचने के लिए एमसेट पहले दे देते हैं ऑन्डेनसेट्रोन। उसके बाद रिवर्सिबल दवाई दी जाती है। रिवर्सिबल दवाई कौन सी होती है दोस्तों? मायोपाइलेट। मायोपाइलेट। अब कई जगह अगर मायोपाइलेट नहीं है तो इसकी भी कमी को पूरा कर देते हैं दो ड्रग्स मिला के। एक होती है न्यूरोसिजिमिन और एक होती है ग्लाइकोपाइलेट। न्यूरोसिजिमिन कितनी होती है? 0.5 mg ईच ml होती है, और मैं ग्लाइको की बात करूँ 0.2 mg ईच ml होती है। इन दोनों दवाइयों को मिला के भी मायोपाइलेट की कमी को पूरा किया जा सकता है। ये जो मायोपाइलेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप न्यूरोसिजिमिन मिला के और ग्लाइकोपाइलेट मिला के इन दोनों दवाइयों को मिक्स करके भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं मायोपाइलेट की। ठीक है, अब पेशेंट को रिवर्सल दे दिया, पेशेंट अब होश में आना शुरू हो गया, खुद से सांस ले रहा है वो। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट साथ मिलकर पेशेंट के मूवमेंट को चेक करते हैं। मतलब मूवमेंट को चेक करने का मतलब पेशेंट आंखें ओपन कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाथ उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस तरीके से रिवर्सिबल जो हम ये दवाई जो दे रहे हैं ये दवाई हम जो दे रहे हैं ये मसल्स रिलैक्सेंट के असर को खत्म करने के लिए दी जा रही है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये जो दवाइयाँ दे रहे हैं हम, जो हमने मसल्स रिलैक्सेंट की दवाइयाँ दी थी उनको खत्म करने के लिए दी जा रही हैं दवाइयाँ। तो क्लियर है? पेशेंट आंखें खोलने लगा, ओपन करने लगा, हाथ उठाने लगा, तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलेंगे हाँ पेशेंट ओके है। पेशेंट से बोलेंगे, बात कर रहे हैं, ट्यूब डली हुई है तो बात तो करेगा नहीं, तो ट्यूब नहीं निकालेंगे, लेकिन हाथ के मूवमेंट सारी चीजें पेशेंट लगेगा हाँ कॉन्शियस हो गया प्रॉपर तरीके से। तब क्या करेंगे? अगला स्टेप आ जाएगा आपका दोस्तों, वो आएगा आपका एक्सटूबेशन। एक्सटूबेशन में क्या करेंगे दोस्तों? ईटी ट्यूब आउट कर देंगे जो डाली थी, ईटी ट्यूब आउट कर देंगे और सक्शन करते हुए क्लियर है? ईटी ट्यूब आउट कर देंगे सक्शन करते हुए 100% ऑक्सीजन के साथ सक्शन करते हुए। तो दोस्तों ये तो थी हमारी जो प्रॉपर तरीके से जो रहती है। आप समझ में आ गया ना आपको? पेशेंट कब लिया था हमने, और पेशेंट को जैसे हमने लिया था होश में, फिर हमने उसको होश में ही वापस करें। लेकिन इस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, जो सारी चीजें हुई, उनके बारे में हमने एक एक डिटेल में और बारीकी से बात कर लिए, प्रॉपर तरीके से कर लिए, नोट्स के साथ कर लिया, फिर कुछ चीजें एग्जाम्पल देके भी समझा के कर ली। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखें। और अगले टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ इंट्यूबेशन के ऊपर बात करेंगे। और अगर आपका भी कोई ऐसा थ्योरिकल पार्ट है कि आपको वो समझ नहीं आ रही है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि थ्योरिकल पार्ट को भी कंप्लीट करते चलें साथ के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नहीं है तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।